श्रीलाल शुक्र द्वारा लिखित राग दरबारी का अध्याय 2। थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए, अब हुजूर हमारा चालान करने में देर न करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे। ये निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वो आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मोढ़े पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दे तो झंझट से छूटे। दरोगा जी ने भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मूढ़ा आराम कुर्सी के पास खिसक गया। उसने कहा, हुजूर, दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया है कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल चालान होने से देर हो रही है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी, चिथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दवातें, मुड़े हुए कोने वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थीं जो लगता था गद्दर के दिनों में इस्तेमाल हुई होंगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया कि वो नदी नाले पार करने में, झटपट कुत्तों को मारने में उपयोगी साबित होती। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए 2-3 चौकीदारों की प्यार की छांव में पल्ले वाली घोड़ा नाम की एक सवारी थी जो शेर शाह के ज़माने में हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था उसे किसी ने उठाई कई 100 साल पहले फेंक दिया। अगर उसने अमेरिकी जासूस उपन्यास पढ़े हों तो वो बिलबिलाकर देखना चाहता था कि उंगलियों का निशान दिखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियाँ, ये सब कहाँ के हैं। बदले में उसे सिर्फ वो दिखता उसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोट बंद आदमी दिखता जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोट रहा था। बाद में पता चलता कि वो अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में है, जहां है, वहां से उसी हालत में वो 20 गांव के अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है और अपराध ना हुआ तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित हैं। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव के अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती, उन्हें कुछ दिन रोक रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगा और थाने के 10-12 सिपाही की बड़ी बड़ी आशाएं थीं। 250-300 गांव के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इसमें कोई न कोई उसे देख जरूर लेंगे। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि यहाँ डाकुओं से पहले वे पहुँच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गाँव में इक्का दुक्का बंदूक को छोड़कर हथियार नहीं थे। हथियार देने से डरता था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूक का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। खून की नदियां बहने लगीं। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वो दरोगा जी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामले में होने की आशा की जाती, क्योंकि समझा जाता कि इन 300 गांव में रहने वाले के मन में किसके लिए घृणा, किसके लिए दुश्मनी, किसके लिए कच्चा जवा जाने का उत्साह, इसका भी पूरा ब्यौरा रखे हैं और पहले ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार न सके। अगर कोई किसी को मार दे तो हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ ले, मरे हुए को कब्जे में कर ले
उसके खून की तरह मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और मरने का दृश्य देखने वाले को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ उसे महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में दरोगा जी और उनके सिपाही को वहाँ पर मनुष्य नहीं बल्कि अल्लादीन के चिराग से निकलने वाला दैत्य समझा जाता था। उन्हें इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए और उसके बाद वे धीरे धीरे लोगों पर राज खुलने लगा कि ये लोग दैत्य नहीं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य जो खुद दैत्य निकलने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। शिवपालगंज के जुआरी संघ ने मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दारोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरह अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भंग घोटने वाला लगोंट बंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठे पर एक चौकीदार खरहरा कर रहा था। हवा लात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चित ही रात में मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे के सहारे टिककर सो रहा था। दारोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उसने रुपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुना की पलक मारने की फुर्सत नहीं। रुपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए। विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुपन बाबू ने बैठने को कहा। रामाधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं के 5,000 रुपया मांगा। लिखा है कि अमावस की रात दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी ने मुस्कुराकर बोले, ये तो साहब बड़ी जाती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघकर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि उन्हें कोई घर जाकर रुपया दे आवे। रुपन बापू ने कहा, जी हाँ वो तो देख रहा हूँ, डकैती ना हुई रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने उसी लहजे में कहा, रिश्वत चोरी डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुपन बाबू ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा है कि वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उसे इस तरह ना सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिसे बताइए उससे कह दूँ। रुपन बाबू ने अपने गड्ढे में धसी हुई आंखों को सिकोड़कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुपम बाबू धीरे धीरे बोले, सो तो मैं जानता ही हूँ, ये चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं से में से किसी ने लिख डाली हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते। एक आध है जो दस्तखत भर करते हैं। रुपन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट लिखवाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताओ, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या? आपने कॉलेज से जान पड़ता है। रुपन बाबू बुरा ना मानिए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे ही पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामाधीन के घर चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रुपन बाबू फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या ना मानेंगे, ये कहेंगे कि किसी विद्यार्थी ने जहर दे दिया। आप ठीक कहते हैं रुपन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो ऐसा ही कहूँगा। मैं बख्तियार सिंह का चेला हूँ, शायद आप नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरी की बातचीत का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकरी कैसे होते थे और आज के कैसे। बख्तियार सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तियार सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उसमें झगरू और मंगरू नाम के 2 बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए। कहा, हुजूर, माई बाप गुस्से में औलाद माँ बाप की नालायकी कर बैठे तो माफ़ किया जाता है। बख्तियार सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तियार सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई और गई भी, पर कप्तान ने इस पर एतराज़ किया कि
तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं कर सकते, दो दूसरे को कैसे बचाओगे? अंधेरा ठा ठो क्या हुआ? तुम किसी की पहचान नहीं पाया, ठो तुमको किसी पर शक करने को कौन रोक नहीं सकता? तब बख्तियार सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों ने झंगरू मंगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झंगरू और मंगरू ने बख्तियार सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी पखाने की नीयत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झंगरू मंगरू के दुश्मन का ये हाल देखकर इलाके के कई औलाद बख्तियार सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगे, माई बाप इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निबाह करने के लिए झंगरू और मंगरू काफ़ी थे। उन्होंने औलाद बढ़ाने से इनकार कर दिया। रूपन बाबू काफ़ी देर हंसते, दरोगा जी खुश होते रहे। रूपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रूपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तियार सिंह के चेले हैं? था आज़ादी मिलने से पहले, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीब का दुख दर्द बांटना है नागरिकों के लिए। रूपन बाबू उसकी बाँह छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे आपको छोड़कर तीसरा कोई सुनने वाला नहीं। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था, मैं आज़ादी मिलने के पहले बख्तियार सिंह का चेला था, पर अब जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रूपन बाबू बोले, ये तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक थे? वे उठ खड़े हुए सड़क की ओर देखते हुए उसने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ। इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिए। रूपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और ख़ास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। रूपम बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफ़ेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा अपराध ये था कि एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाले विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते, सबके काम लेते। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं अपितु करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहाँ का कॉलेज था, जहाँ उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और जरूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुंह नहीं लगते। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ और लंबे पैर वाले आदमी थे। जन नायकों के लिए उल जुलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफ़ेद धोती और रंगीन बुशट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे। धोती का कोच उनके कंधे पर पड़ा रहता। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रौब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा था। वे पैदाइशी नेता थे, क्योंकि उनके बाप भी नेता। उनके बाप का नाम बैदजी था।